हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए के बच्चों के लिए एक सेकंड पेपर जो उनका है हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1, उस पेपर से आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा लैंड फॉर्म ऑफ झारखंड, यानी झारखंड की भू आकृति। ठीक है, तो झारखंड की भू आकृति के अंतर्गत हम देखेंगे कि झारखंड के विभिन्न जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की भू आकृतिक संरचना देखने को मिलती है। तो चलिए हम इसे शुरू करें। इसके पहले हम समझ लें कि इसमें हम क्या देखेंगे। हम इसके अंतर्गत जो भूमि संरचना है वो पाट क्षेत्रों पर, साथ ही रांची और हजारीबाग के पठारी क्षेत्रों पर, कोडरमा पठार के क्षेत्रों पर, चाईबासा के मैदानी क्षेत्रों पर, दलमा श्रेणी के क्षेत्रों पर, राजमहल जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रों पर और पलामू क्षेत्र पर किस प्रकार की भू आकृतिक संरचना है उन पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। तो भूभाग का उच्चावच उसकी भूगर्भिक बनावट का ही परिणाम होता है। ठीक उसी तरह भूगर्भिक बनावट एवं उच्चावच के आधार पर उस भूभाग का भौतिक स्वरूप निश्चित होता है। झारखंड का भौतिक स्वरूप अपनी भूगर्भिक बनावट तथा उच्चावच के साथ साथ भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप भी निश्चित होता है। झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यह राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ राज्य है। भौतिक दृष्टि से यह संपूर्ण राज्य छोटा नागपुर पठार पर विस्तृत है। यह पठार विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से है, जिसमें आर्कियन चट्टानों की प्रधानता देखी जाती है। यह पठार एक अपर्दित पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर मानी जाती है। उच्चावच के दृष्टिकोण से झारखंड को निम्न भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले उसके भौतिक जो प्रकार हैं उनको एक एक करके हम उनके भौतिक आकार को देखेंगे। सबसे पहले पाट क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। पाट क्षेत्र यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग होता है, जिसमें पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर हम देखते हैं। राज्य के पश्चिम भाग में स्थित चौरस धरातल वाले पठारों को पाट कहा जाता है। यह पठार उत्तरी कोयल तथा शंख इत्यादि नदियों के गहरी घाटियों द्वारा कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त है। ऐसे पठारों में नेतरहाट का पाट क्षेत्र, बगरू का पाट, जमीरा का पाट, खामेर का पाट और राजडेरा पाट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पाटों से उतरने वाली नदियां
मार्ग में गहरी घाटियां वह जलप्रपात बनाती है। जमीरा पाट से उतरने वाली बुरहा नदी के मार्ग पर बुरहा घाघ झारखंड का एक प्रमुख जलप्रपात है। इसका विस्तार लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में पाया जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। यहां नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इस क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जा सकती है। इस क्षेत्र में दक्कन लावा के अवशेष पाए जाते हैं। हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण भूआकृतिक क्षेत्र है वह है रांची एवं हजारीबाग का पठार, जिसे हम मध्यवर्ती पठार भी कह सकते हैं। यह जो क्षेत्र है झारखंड का, यह दूसरा ऊंचा भूभाग माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। दामोदर नदी हजारीबाग एवं रांची के पठार को दो भागों में अलग करती है। पाट पठार के पूर्वी भाग में रांची का पठार स्थित है। यह रांची, गुमला एवं लोहरदगा जिलों में विस्तृत है। संपूर्ण पठार की ढाल दक्षिण व पूर्व की ओर होती है। यह पठार अपर्दनात्मक समप्राय मैदान है, जहां ग्रेनाइट व नीस की गुंबद आकार की अवशिष्ट पहाड़ियां नजर आती हैं। छोटा नागपुर पठार के मध्य में हजारीबाग का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है तथा इसके पश्चिम में स्थित जतरा पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। हमारा तीसरा जो क्षेत्र है वह है कोडरमा पठार का क्षेत्र। यह पठार गंगा के दक्षिणी मैदान व हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसी पठार पर पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह झारखंड का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पारसनाथ चोटी को हम झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। ठीक है। इसका अगला जो क्षेत्र है वह है चाईबासा का मैदान। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर है। यह उत्तर में दलमा श्रेणी, पूर्व में धालभूम की श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी एवं पश्चिम में सारंडा तथा उत्तर पश्चिम में पोड़ाहाट की पहाड़ी से घिरा क्षेत्र है। हमारा पांचवा जो क्षेत्र है भू आकृति का, वह हम देखते हैं वह है दलमा श्रेणी का क्षेत्र। तो दलमा श्रेणी का जो क्षेत्र है वह कैम्ब्रियन पूर्व की कायांतरित चट्टानों तथा लावा से निर्मित है। यह श्रेणी रांची के पठार को चाईबासा के मैदान से
अलग करती है। दलमा श्रेणी से निकलने वाली नदियों ने इन क्षेत्रों में कई गहरी घाटियों का निर्माण किया है। पूर्व में स्वर्णरेखा नदी चांडिल के समीप दलमा श्रेणी को काटकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हमारा छठा जो क्षेत्र है वह है राजमहल का क्षेत्र। तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राजमहल पहाड़ी कोडरमा व हजारीबाग के पठार से पूर्व में बंगाल और बिहार की सीमा रेखा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर मानी जाती है। इसका उत्तरी भाग राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र, जिसका निर्माण लावा से हुआ है। यह जो इस पहाड़ी का दक्षिण भूभाग ग्रेनाइट एवं निस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। इस संपूर्ण प्रदेश का ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व के और देखा जाता है। गुमानी तथा अजय जैसी नदियों का प्रवाह धरातलीय ढाल की विशेषताओं के अनुरूप देखा जाता है। और हमारा जो सातवां भौगोलिक क्षेत्र है, भू आकृति क्षेत्र, वह है पलामू का क्षेत्र। तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पलामू क्षेत्र की औसत ऊंचाई 400 मीटर बताई जाती है। मूल रूप से ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बने इस क्षेत्र में विंध्यन काल की परतदार चट्टानें भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर में सोन व दक्षिण में कोयल नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से हम जब इसका निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष स्वरूप हम पाते हैं कि झारखंड की भू आकृतिक संरचना जो है वह उसकी भौगोलिक अवस्था पर निर्भर करती है। इसकी भौगोलिक अवस्था जो है हमने पूर्व में बताया कि 21 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी दर्शांतर के मध्य स्थित है। इस कारण इसके जो क्षेत्र है झारखंड प्रदेश के, इसकी अलग अलग भू आकृतिक संरचना हमें दिखाई देती है, जिसमें पाट का क्षेत्र हम देखते हैं जो सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के आसपास होती है और इसमें हम इस जो क्षेत्र होता है यह मूल रूप से नेतरहाट का क्षेत्र इसमें सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है रांची और हजारीबाग का पठार, जिसे हम मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसका क्षेत्र 600 मीटर ऊंचा होता है औसतन, और यह जो क्षेत्र है यह दामोदर नदी हजारीबाग एवं रांची के पठार को दो भागों में बांटता है। ठीक है। हमारा तीसरा क्षेत्र है कोडरमा पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है, और इसी क्षेत्र में हमें एक एक्सेप्शनल अपवाद के रूप में पारसनाथ की पहाड़ी दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कोडरमा पठार के अंतर्गत मिलती है। हमारा चौथा जो भू आकृतिक क्षेत्र है वो चाईबासा का मैदान। इस क्षेत्र में
हम देखते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर के आसपास पाई जाती है। हमारा अगला क्षेत्र जो है वो है दलमा श्रेणी का पठार। दलमा श्रेणी की पठार जो है यह रांची के पठार को चाईबासा के मैदानी भाग से अलग करती है और यह जो है बेसिकली चांडिल के आसपास के क्षेत्र में इस तरह की इस श्रेणी की पठार दिखाई देते हैं। अगला जो हमारा पठारी क्षेत्र है भूआकृतिक क्षेत्र वह है राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है जो कोडरमा और हजारीबाग क्षेत्रों में देखा जाता है और इस क्षेत्र की ग्रेनाइट एवं नीच प्रकार की चट्टानें इसकी विशेषताएं हैं और गुमानी और अजय जैसी नदियां यहां प्रवाहित होती हैं। और हमारा जो सातवां या अंतिम जो पठारी क्षेत्र है वह है पलामू का क्षेत्र जो 400 मीटर औसतन ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसकी एक प्रमुख विशेषता हम देखते हैं कि इसमें विंध्यन काल की परतदार चट्टानें मिलती हैं और इस क्षेत्र में सोन एवं कोयल नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इस क्षेत्र का विभाजन इनके भौगोलिक और भूआकृतिक संरचना के आधार पर किया गया है। इस आधार पर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो झारखंड की भूआकृतिक संरचनाएं काफी हद तक विभिन्न अवस्थाओं में होने के कारण, विभिन्न ऊंचाइयों पर अवस्थित होने के कारण इसमें काफी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो हम इस विषय को यहीं पे अब समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट में सवाल लिखकर भेज सकते हैं। एक एक कर हम झारखंड के सभी विषयों को रखेंगे आपके सामने और आप पूरे मन से इसका स्टडी कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए और सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वही इंसान को परफेक्ट बनाता है। सिर्फ हमारे बता देने से, आपके सुन लेने से ये कंप्लीट नहीं होगा। आप उसे अन्य पुस्तकों से भी अध्ययन करें ताकि आप उसके विषय में और भी ज्यादा जान सकें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।